हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने ब्यूटीफुल सा चैनल अट्रैक्टर डीके पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं आज की सबसे बड़ी खबर। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, थंबनेल पर लगी है संयुक्त राष्ट्र में चीन को झटका। ECOSOC का सदस्य बना भारत। जी हाँ, भारत 4 साल के लिए इस आयोग का सदस्य रहेगा। साल 2021 से लेकर 2025 तक भारत यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य रहेगा। आपको बता दें फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र में चीन को झटका। जी हाँ, भारत बना ECOSOC का सदस्य। 4 साल के लिए होगी सदस्यता। जी हाँ, भारत ने चीन को एक बार फिर से झटका दिया है। चीन को मात देते हुए आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC की संस्था यूनाइटेड नेशन की कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन के सदस्य के रूप में भारत को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने इसकी जानकारी दी है। TS त्रिमूर्ति ने कहा कि प्रतिष्ठित ECOSOC निकाय में भारत ने सीट जीती है। भारत को कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। यह हमारे सभी प्रयासों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण समर्थन है। हम सदस्य देशों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तो मुगल हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? योगी आदित्यनाथ ने बदला आगरा म्यूजियम का नाम। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने बदला आगरा म्यूजियम का नाम। वो बता दें फ्रेंड्स कि मुगल वंश ने 1526 से 1540 और 1555 से 1557 तक भारत पर शासन किया। इन्हें आगरा और दिल्ली में ताजमहल और लाल किले सहित कई स्मारकों का निर्माण का श्रेय दिया जाता है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक आगरा शहर में निर्माणाधीन मुगल संग्रहालय का नाम मराठा नायक छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को इसकी घोषणा की। हमारे नायक मुगल कैसे हो सकते हैं? शहर में विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए एक बैठक में उन्होंने कहा। सरकार के एक बयान में कहा गया है, CM ने घोषणा की कि कुछ भी हो जिससे दासता की मानसिकता की बूझ आती है, उसे उनकी सरकार द्वारा दूर किया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बॉर्डर पर तनाव के बीच भारत चीन के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में दे सकते हैं बयान। आपको बता दें फ्रेंड्स कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीन सैनिकों के बीच जारी गतिरोध को लेकर आज संसद में बयान दे सकते हैं और सरकार का पक्ष रखेंगे। विपक्ष द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग के बीच यह बयान काफी महत्व रखता है। रक्षा मंत्री संसद को यह बताएंगे कि बॉर्डर पर यह स्थिति कैसे बनी और इससे निपटने के लिए भारत ने अभी तक क्या क्या प्रयास किए हैं। बता दें फ्रेंड्स कि राजनाथ की हाल में मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंघे के साथ मुलाकात हुई थी। कुछ दिन पहले विदेश मंत्री जयशंकर की भी चीन के उनका समकक्ष वांग यी के साथ मुलाकात हुई थी। इस बीच कैबिनेट और मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति को मंगलवार दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक हो सकती है। सरकार के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, राम मंदिर में नमाज पढ़ना चाहते हैं आतंकी मसूद अजहर। आपको बता दें फ्रेंड्स कि कोरोना वायरस के दौर में भी पाकिस्तान में आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं। नए आतंकवादियों की भर्ती हो रही है और वहां से बैठकर भारत पर हमले की प्लानिंग हो रही है। आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना वायरस के दौर में भी पाकिस्तान में आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं। नए आतंकवादियों की भर्ती हो रही है और वहां से बैठकर भारत पर हमले की प्लानिंग हो रही है। सबसे बड़ी खबर यह है कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर राम मंदिर पर हमले की बड़ी प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों के बारे में जी न्यूज ने एक्सक्लूसिव जानकारी इकट्ठा की है। बता दें फ्रेंड्स कि लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री में राम मंदिर पर हमले के साथ दिल्ली और मुंबई को दहलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। इस वर्ष जनवरी से लेकर अगस्त तक आतंकवादियों के कई वीडियो और बयान सामने आए हैं जिनसे उनके खतरनाक इरादों की जानकारी मिलती है। लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान के बड़े शहरों में उनकी सभाएं भी होती रही। इतना होने के बाद क्या ये संभव है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इसकी कोई जानकारी नहीं थी? बता दें फ्रेंड्स कि 40,000 आतंकवादियों का घर बना पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान में इस समय लगभग 40,000 आतंकवादी हैं, जिनमें से 16 संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किए जा चुके हैं। इसमें बहुत से आतंकवादी जमात उद दावा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के हैं। ये दोनों ही संगठन दुनिया भर में प्रतिबंधित हैं, लेकिन ये खुलेआम पाकिस्तान में बैठकर अपना काम कर रहे हैं। यहाँ इन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक। बता दें फ्रेंड्स कि केंद्र सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय
इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि प्याज की सभी किस्मों के निर्यात को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। इस फैसले का उद्देश्य घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को काबू में रखना है। आपको बता दें कि अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि संक्रमणकालीन व्यवस्था के तहत आने वाले प्रबंधों के प्रावधान इसके दायरे में नहीं आएंगे। बता दें कि डीजीएफटी आयात और निर्यात से जुड़े मामलों को देखने वाली कई इकाई है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। भारत से प्याज बांग्लादेश, मलेशिया, यूएई और श्रीलंका के लिए निर्यात किया जाता है। बताया जाता है कि थोक मंडियों में 8 अगस्त से ही प्याज की कीमतों में धीरे धीरे तेजी देखी जा रही है। बड़ी खबर आ रही है फ्रेंड्स, तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस के वुहान प्रयोगशाला में तैयार होने का प्रमाणिक दावा। जी हाँ, बता दें फ्रेंड्स कि एक चीनी वैज्ञानिक ने कहा है कि विश्व में तबाही मचाने वाले कोरोना विषाणु चीन की वुहान स्थित प्रयोगशाला में बनाया गया था और उनके पास इस बात को साबित करने के भी सभी प्रमाण हैं। फ्रेंड्स की चीन छोड़कर बाहर रह रही विषाणु विज्ञानी डॉक्टर ली मेंग यान इस तरह का खुलासा करने वाली दूसरी वैज्ञानिक है कि कोरोना विषाणु को वुहान की प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने ही बनाया था। उन्होंने कहा है कि उनके पास इस बात को साबित करने के प्रमाण हैं कि यह विषाणु मानव निर्मित है। उनसे पहले फ्रांस की नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक ल्यूक मोंटाग्नियर ने भी अप्रैल में दावा किया था कि कोरोना विषाणु को चीनी वैज्ञानिकों ने वुहान की प्रयोगशाला में बनाया था। बता फ्रेंड्स कि डॉक्टर यान ने बताया कि चीन को इस विषाणु के प्रसार की पूरी जानकारी थी और उसने बहुत देर बाद सार्वजनिक रूप से कोरोना संक्रमण को स्वीकार किया था। उन्होंने बताया कि उनके पास इस तरह के पूरे प्रमाण हैं कि यह विषाणु कृत्रिम तरीके से वुहान की एक प्रयोगशाला में ही बनाया गया था और यह किसी फूड मार्केट से नहीं आया है। बड़ी खबर आ रही है फ्रेंड्स पेट्रोल डीजल प्राइस को लेकर। जी हाँ, लगातार दूसरे दिन मिली राहत, जाने अपने शहर के दाम। बता दें फ्रेंड्स कि कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां सुस्त हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में भी अभी भी कामकाज ढंग से शुरू नहीं हो पाया है। कच्चे तेल के दाम घट ही रहे हैं। इसी वजह से आज लगातार दूसरे दिन घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी हुई। जी हाँ, आज लगातार दूसरे दिन सस्ते हुए पेट्रोल और डीजल। 17 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है पेट्रोल, 22 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है डीजल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का ही है रुख। दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, पैरोल पर कड़ी सुरक्षा में रांची आए इस गैंगस्टर ने किया मां का अंतिम संस्कार। जी हाँ, पढ़िए कौन है वह कुख्यात अपराधी। बता दें फ्रेंड्स कि रांची गैंगस्टर नन्ही शर्मा ने आज रांची के स्वर्ण रेखा घाट पर अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। वह कड़ी सुरक्षा में पैरोल पर दुमका जेल से रांची आया था। आपको बता दें कि उसकी मां का निधन रांची के एक निजी अस्पताल में हुआ था। मिस्टर अनिल शर्मा को कड़ी सुरक्षा के बीच दुमका जेल से रांची लाया गया। आज स्वर्ण रेखा घाट पर उसने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। आपको बता दें कि एक साल पहले 13 अप्रैल 2019 को गैंगस्टर अनिल शर्मा के पिता नंदेश प्रसाद शर्मा का निधन हुआ था। उस वक्त भी अनिल शर्मा को पैरोल पर दुमका जेल से कड़ी सुरक्षा में रांची लाया गया था। आपको बता दें फ्रेंड्स कि डॉन अनिल शर्मा के खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज हैं। हत्या व रंगदारी समेत कई अपराध को लेकर इसके खिलाफ मामले दर्ज कराए गए थे। अदालत ने इसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पहले हजारीबाग जेल में इसे रखा गया था। वहां से जेल से रंगदारी मांगने की शिकायत के बाद उसे दुमका जेल में शिफ्ट किया गया था। इस एक वक्त था जब अपराध की दुनिया में अनिल शर्मा की तुति बोलती थी। धीरे धीरे इसके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता गया। बड़ी खबर आ रही है फ्रेंड्स, बाज नहीं आ रहा चीन, बॉर्डर पर बिछा रहा ऑप्टिकल फाइबर केबल, सैटेलाइट में कैद हुई नापाक हरकत। आपको बता दें फ्रेंड्स कि चीन पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चालबाजियां करने से बाज नहीं आ रहा। अधिकारियों के मुताबिक चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रहा है, जबकि दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव कम करने के लिए उच्च स्तरीय बातचीत हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि सीमा पर अपना संचार तंत्र मजबूत करने के लिए चीनी सेना पेंगोंग झील के दक्षिण भाग में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रही है। अधिकारियों के माने तो पीएलए की मंशा सीमा पर लंबे समय तक रुकने की है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, भारतीय युद्धपोत ने बीच समुद्र लिया अमेरिकी नौसेना के टैंकर से तेल। जी हाँ, समझौते के तहत पहली बार ऐसा हुआ है। बता दें फ्रेंड्स कि भारत और अमेरिका के नौसेनाओं ने आपसी सहयोग बढ़ाते हुए सोमवार को समुद्र के मध्य ईंधन का लेन देन किया। भारतीय युद्धपोत आईएनएस तलवार इन दिनों उत्तरी अरब सागर में तैनात है। वहीं उसने अमेरिकी नौसेना के टैंकर एसएनएस यूकॉन से तेल प्राप्त किया। ईंधन का यह लेन देन दोनों देशों के बीच 2016 में हुए समझौते के चलते पहली बार हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच 2016 में रणनीतिक सुविधाओं के लेन देन का समझौता हुआ था। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, पुलवामा में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेरा। जी हाँ, सुरक्षा बलों को काकापोरा के मारवाल
गांव में आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को कॉर्डन ऑफ किया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। बता दें फ्रेंड्स कि मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस आर्मी के 50 आरआर और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग जारी है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और आतंकियों के साथ एनकाउंटर जारी है। आज के मुख्य समाचार के साथ मैं दिवेश कुमार। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और यदि पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें।